आपको इसमें सटा नहीं था? हाँ, तो हम लोग पढ़ने वाले थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे मैथ्स का दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो है हमारे गणित का दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम लोग 10th में थोड़ा सा देख चुके हैं, 11th में भी देखे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 निष्पत्ति होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 निष्पत्ति होते हैं जिसके बारे में हम लोग को देखना होगा। तो यही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 निष्पत्ति होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इन्वर्स मतलब होता है उसका हम प्रतिलोम करेंगे, पलट देंगे। जैसे 2 का इन्वर्स 1/2, 5/3 का 3/5 होते हैं ना इन्वर्स, तो इन्वर्स रेसिप्रोकल। तो इन्वर्स हम करेंगे, इन्वर्स मतलब पलट देंगे। इसमें एक नई चीज़ और आती है, एफ मतलब फंक्शन, है ना। 11th में भी एक चैप्टर था रिलेशन फंक्शंस, ध्यान नहीं दिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा अच्छे से 11th में। तो हम फंक्शन वर्ड को पहले हम एक दिन पढ़ना चाहेंगे, एक दिन, और सिर्फ झलक देंगे, है ना। वैसे सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन। तो जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शंस तो बहुत अच्छे से खोल के पढ़ेंगे फंक्शंस को, है ना। लेकिन अब फिलहाल फंक्शंस को एक दिन देते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री में सहायता मिल जाए फंक्शंस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा फंक्शंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानकारी ले लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन, इसको कहते हैं हिंदी में फलन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फलन, फंक्शंस के बारे में। तो बस थोड़ा जानकारी लीजिए, बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ते, थोड़ी सी अपनी भाषा में पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा समझने के लिए। वैसे भी थ्योरी तो अपनी ही भाषा में पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी ही भाषा में ही पढ़ना चाहिए। तो फंक्शन का थोड़ी जानते हैं, फंक्शन क्या है एक्चुअल में। तो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो फंक्शन एक समीकरण है, फंक्शन एक ऐसा समीकरण है जिसमें 2 चर हो, वेरिएबल। फंक्शन एक ऐसा समीकरण है जिसमें 2 वेरिएबल हो, 2 चर हो, है ना। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको 2x + 9, क्या ये समीकरण है? ये एक डेरिवेशन है, व्यंजक है ये, है ना, एक्सप्रेशन है। तो ये 2x + 9 यह एक व्यंजक है ना, ये एक व्यंजक है, डेरिवेशन है। अगर हम ये 2x + 9 को 0 के बराबर कर लेते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है समीकरण, इक्वेशन बन जाती है, समझ रहे हैं ना। और नहीं तो ये क्या था, ये जो है वो व्यंजक था, समझ रहे हैं ना, व्यंजक था, और ये बन जाती है समीकरण, कोई दिक्कत। लेकिन 2x + 9 को बराबर में 0 के करने के बजाय हम y कर लेते हैं तो भी ये समीकरण है, तो भी जो है ये समीकरण ही है। अब इस समीकरण का नाम फलन बोला जा सकता है। समीकरण तो ये भी है, समीकरण ये भी है। अब इस समीकरण को हम फलन बोल सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझिए। बुक्स में चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बहुत अपने भाषा में समझिए ना। मतलब कह सकते हैं फंक्शन एक ऐसा समीकरण है, फंक्शन एक ऐसा समीकरण है जिसमें 2 चर हो, जिसमें 2 चर हो, ऐसा समीकरण है। समीकरण मतलब LHS RHS तो होगा ही, समीकरण है इसका मतलब LHS RHS तो होगा। और कह रहा है 2 चर हो, मतलब x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, d हो, m हो, n हो, p q r, कुछ भी हो सकता है, 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 चर क्यों हो? ताकि जब हम एक का मान पुट करें तो दूसरा का वैल्यूएशन निकल पाए। 10th में जब ग्राफ बनाए थे, याद है ना आप लोग को, तो फंक्शन का ही ग्राफ बनाते थे, ठीक है। तो समीकरण के बारे में आप समझ गए थे, फंक्शन के बारे में झलका मोटा मोटी तौर पर समझ गए ना। ऐसा ध्यान रखिएगा, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये फंक्शंस के बारे में जानकारी था, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फंक्शंस को ना बहुत सारे रूपों में लिखा जाता है, फंक्शंस को बहुत सारे रूपों में, बहुत सारा मतलब 3 रूपों में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले देखना पड़ेगा जो फंक्शन जो होते हैं ना, एक ही फंक्शंस को कितने रूप, अलग अलग रूप में हम लिख सकते हैं, एक फंक्शंस को कितने अलग अलग रूप में हम लिख सकते हैं। तो फंक्शंस को हम 3 अलग अलग रूप में लिखते हैं। एक होती है तीर आरेख रूप, एरो फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, और दूसरा तीसरा होता है समुच्च निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तीर आरेख रूप, रोस्टर फॉर्म और समुच्च निर्माण मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, समझिए ना। तीनों रूप में हम लिख सकते हैं। उसमें से ये जो दिख रहा है ये समुच्च निर्माण रूप हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्म, अरे ये फलन है ना, तो ये एक समुच्च निर्माण फॉर्म हुआ, समुच्च निर्माण रूप। कोई दिक्कत नहीं, ये अधूरा चीज़ है, बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ गए ना। फंक्शन को 3 अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, तीर आरेख रूप, रोस्टर रूप और सेट बिल्डर फॉर्म। खाली सुनिए, सुन करके ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है सुन करके ध्यान रखना।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम चीज़ों को फिर से देखते हैं। तो फंक्शंस के बारे में समझ गए। नॉर्मली फंक्शंस क्या है? नॉर्मली फंक्शंस है एक समीकरण है जिसमें दो चर होना चाहिए, ठीक है। आइए पॉइंट्स पे आ जाते हैं। हम कुछ उदाहरण समझते हैं, कुछ उदाहरण की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। फंक्शन ये एक सिस्टम दिख रही है ना आपको? सिस्टम मतलब निकाय कहते हैं उसको हिंदी में। सिस्टम मतलब एक संयोजन है, एक सिस्टम आपको दिख रहा है। इस सिस्टम दिख रही है, ये भी फलन है। फलन को सूचित एफ से किया, ये भी फलन है, लेकिन ये कौन सा रूप में है? ये तीर आरेख रूप में है। समझ गए? ये जो रूप है वो तीर आरेख रूप में है, ये फंक्शंस का रूप। कोई दिक्कत? ये तीर आरेख रूप में आपका फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। ये फंक्शन है तीर आरेख रूप में। अभी हम फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले रहे हैं, फंक्शन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, है ना। ये तीर आरेख रूप में आपका फंक्शन है। इसी को जब आप रोस्टर रूप में लिखोगे, इसी को जब आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। फलन को सूचित किया गया किससे? एफ से। एक का तीर 4 में लगा हुआ है तो 1 4, 2 5, 3 6, 4 और 7। अभी पहले बता रहे हैं, अभी चीज़ अधूरी है, बस थोड़ा समझिए। फलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसको रोस्टर रूप में, मतलब रोस्टर रूप में आप कह सकते हैं, रोस्टर रूप में जो फंक्शन के अवयव होते हैं वो छोटी ब्रैकेट में बंद होती है जोड़ा के रूप में, और मझली ब्रैकेट से घिरा हुआ रहता है। समझ गया? तो रोस्टर रूप में ऐसा दिखता है। आपको प्रश्न में ये रूप ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और समुच्चय निर्माण रूप ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। ये रूप हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझने में इस्तेमाल करते हैं। ये रूप जो है तीर आरेख रूप, वो कॉन्सेप्ट को समझने में इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ी आराम से समझें। ये रोस्टर रूप हुआ। और समुच्चय निर्माण रूप देखिए क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप में देखिए क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो समीकरण जैसा होता है ना। समीकरण जैसा होता है। तो आप मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। 1 4 2 5 3 6 मतलब एक नियम जैसा होता है। एक नियम होता है जिसके अंतर्गत ये सारा अवयव छुपा हुआ होता है। नाम देख रहे हैं ना, समुच्चय निर्माण। मतलब एक ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा, ऐसा रूप दिखेगा जिससे इसकी निर्माण हो सके। मतलब एक फर्मा होता है ना, फर्मा, एक फर्मा होती है ना, एक नक्शा, चाहे कोई भी चीज़ एक फर्मा होती है, जुगाड़, उसी से चीज़ें का निर्माण हो जाता है। तो वही वो जुगाड़ चाहिए। तो जैसे कि 1 4, हमको लग रहा है कि मेरी बात को ये x + 3, इसको थोड़ा समझिए। x + 3, देखिए यहाँ पे 1 का तीर 4 में, 2 का तीर 5 में, है ना। और यहीं से अगर हम बोले, और ये जो फलन है इसको y के बजाय हम f से भी सूचित करते हैं। मतलब मेरा जो फंक्शन है उसे हम सूचित करते हैं y से या f से, है ना। किससे? f से। लिखते समय f(x) लिखते हैं हम लोग, चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में हम चर्चा बढ़िया से। और आपके पास यहाँ से a 1 2 3 4, थोड़ा रुकिएगा, b 4 5 6 7 8 9 नहीं है मेरे पास, है ना। और उसके साथ है f such that a tends to b। क्योंकि जब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं तो सिर्फ समीकरण लिख देने से काम नहीं बनती है। हमेशा जब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं सिर्फ समीकरण लिख देने से काम नहीं बनती है ना। समीकरण में x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, लेकिन x का मान हम क्या रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, ये चीज़ें बतानी पड़ती है। देखिए मेरी बात को, सबसे पहले ये क्या है? ये एक समीकरण है। हम समीकरण शब्द छोड़ करके हम फलन शब्द कहना चाहेंगे। ये एक फलन है जिसमें x के जगह पे रखेंगे तो y का मान निकलेगा। y बोलो या f(x) बोलिए, प्रश्न में आपको दोनों चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो x बोलिए या y बोलिए, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अब x का मान कहाँ से रखेंगे? x का मान कहाँ से रखेंगे? तो x का मान एक सीमित अंतराल से रखेंगे, एक सीमित जगह से रखेंगे। तो यहाँ ये लिखा हुआ है f such that a tends to b। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, f such that a tends to b। इसको हम लोग such that पढ़ते हैं। ये एक विभाजिका का काम करता है, बाउंड्री। सच दैट के इधर जो है वो फलन को सूचित करने वाली चीज़ रहती है। जैसे यहाँ पे f लिखा हुआ है, मतलब फलन को f से सूचित किया जाएगा। और उधर जो है ये बताती है जो किस से किस में फलन है, किस से किस में फलन है। मतलब
कहाँ से तीर निकलेगा और कहाँ पे तीर जाएगा, मतलब तीर कहाँ से निकलेगा, ए से, तीर कहाँ जाएगा, बी में, दिख रहा है कि ना, ये बताती है। मतलब ये चारों चीज़ को मिला करके आप कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। ये चारों चीज़ को मिलाकर अगर सिर्फ इतना बोलते हैं तो ये थोड़ी सी अधूरा लगेगी, है ना। ऐसा भी आपको प्रश्न में दिया हो जाएगा, लेकिन वो वास्तविक फलन के रूप में होता है जिसका प्रांत और परिसर आर आर होता है, जिसका प्रांत और सहप्रांत आर होता है। आर मतलब वास्तविक संख्या, दुनिया के सभी संख्या, समझ गए। तो ये क्या है, ये फलन है, और ये क्या है, तीर निकलने वाला, जहाँ से तीर निकलेगी वो समुच्चय है, और ये जिसमें तीर जाएगी बगल में लिखा हुआ है। तो ये चारों, ये सब कुछ मिल करके क्या बोला जाता है, समुच्चय निर्माण रूप में, समझ गया ना। तो प्रश्न में जो आपको दिया जाएगा, आपको ये पूरा सिस्टम दिया जाएगा, और इसी में बहुत सारा सूचना छुपा हुआ है। जब भी प्रश्न में आपका प्रश्न समुच्चय निर्माण, अरे भाई प्रश्न में आपको एक फंक्शन देगा, प्रश्न में आपको एक फंक्शन देगा, तो वो तीनों में से कोई भी रूप का नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है भाई। प्रश्न में जो फंक्शन मुझे देगा तो तीर आरेख दे सकती है, रोस्टर दे सकता है, समुच्चय निर्माण दे सकता है। जाहिर सी बात है तीर आरेख तो देगा नहीं, क्योंकि तीर आरेख काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी फॉर्म होता है जिसको हम लोग समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको या तो देगा समुच्चय निर्माण रूप में या देगा रोस्टर रूप में, समझ गए ना। रोस्टर रूप में भी दिया फिर भी समझ जाओगे, आसान है। आपको ज़्यादातर देगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में देगा तो वो दिखता कैसा भी है ना, हम लोग जान लेते हैं। तो ऐसा दिखेगा, इतना सारा चीज़ें दिया जाएगा, और इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होता है, समझ गए। कोई दिक्कत, तीर आरेख, रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ से आ जाते हैं आप लोग इस चीज़ों के बारे में। जैसे ही फंक्शन शब्द का चर्चा होगा तो उस समय जो दो समुच्चय तो आता ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रांत, इसे हम लोग कहते हैं प्रांत। मतलब इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्रांत, समझ गए कि ना। इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डोमेन, और ये टोटल को हम लोग कहते हैं सहप्रांत। टोटल बी वाले को कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, और जिसमें तीर लगा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग परिसर, इसको हम लोग कहते हैं रेंज। यही चीज़ थोड़ा सा जानकारी रखनी है। फलन को समझ गए। तो जैसे ही फलन शब्द का चर्चा होगा वहाँ पे तीन चीज़ का चर्चा होना चाहिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, समझ गए ना। जैसे फलन वर्ड का चर्चा होगा तीन चीज़ का चर्चा होगा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, समझ गए ना। अभी हम तीर आरेख रूप से समझने की प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम बोल सकते हैं ना, जो मेरे फलन का प्रांत क्या है, तो टोटल ए, सीधे बोल दें टोटल ए, है ना। सहप्रांत क्या है, टोटल बी, है ना। और परिसर क्या है, जिसमें तीर लगा हुआ है, 4, 5, 6 और 7। कोई दिक्कत, ये 8 परिसर नहीं है। ये जो 8 है वो परिसर नहीं है, बच गया। मतलब जिसमें कनेक्टेड जो है, जो कनेक्टेड है उसी को हम लोग कहेंगे परिसर, जो कनेक्टेड है, समझ रहे हैं गौर से। अब देखिए प्रांत, सहप्रांत, परिसर, चीज़ें क्लियर हो रही। फिर से एक बार, टोटल ए वाले को हम लोग प्रांत कहते हैं, टोटल बी वाले को कहते हैं सहप्रांत, लेकिन जो कनेक्टेड होता है, जो तीर से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं परिसर। तो जो छूटा हुआ वो परिसर में नहीं आएगा। कोई दिक्कत, हम लोग तीर आरेख से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, समझने की। तो जहाँ भी फलन वर्ड आएगा वहाँ पे तीन चीज़ आएगा, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। क्या प्रांत, परिसर, सहप्रांत क्लियर हो गई तीर आरेख रूप से। लेकिन आपको प्रश्न तीर आरेख के साथ साथ कोई भी रूप में दिया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं जो समुच्चय निर्माण रूप में अगर आपको प्रश्न दे दे, तो समुच्चय निर्माण रूप में आपको प्रश्न देगा तो इतना चीज़ देगा, है ना, ये देगा, ये देगा, ये देगा, और ये तो देगा ही, इतना चीज़ें दिया जाएगा आपको। तो यहाँ देखिएगा, ये जो ए होगा सच दैट के पहले वाला, उसी को कहते हैं हम लोग प्रांत, है ना। मतलब प्रश्न में ये देगा, समझ जाना, जो ये पहला जो समुच्चय वो मेरा क्या हो गया, प्रांत, मतलब प्रश्न में दे दिया जाता है। और ये दूसरा है वो क्या है, सहप्रांत है। मतलब आपको जब प्रश्न दिया जाएगा उसमें प्रांत और सहप्रांत दिया हुआ ही रहता है, प्रांत और सहप्रांत दिया हुआ ही रहता है, समझ गए। आपको दिया हुआ रहता है, बस निकालना होता है परिसर, निकालना होता है, क्योंकि परिसर आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप फलन नहीं बना लेंगे, है ना। ये जो फलन का समुच्चय निर्माण रूप हुआ ना, लेकिन जब तक इस फलन को दिखाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा जी कौन सा अवयव कनेक्टेड है, कौन सा अवयव रिलेटेड है।
तो प्रश्न में जब देगा तो क्या दे देगा, प्रांत देगा और सहप्रांत देगा। परिसर आपको निकालनी पड़ेगी। अब परिसर निकालने के लिए या तो आप रोस्टर रूप में कन्वर्ट करें या तो आप तीरारेख रूप में कन्वर्ट करें नॉर्मली। और भी जुगाड़ है, बहुत सारा तरीका है निकालने का, हम लोग स्टार्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत। और अगर आपका प्रश्न रोस्टर रूप में दे दिया, अगर आपका प्रश्न कौन रूप में दे दिया, रोस्टर रूप में दे दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका प्रश्न रोस्टर रूप में दे दिया तो रोस्टर रूप में तो जोड़ा जोड़ा दिखता है, तो सबसे पहला घटक जो होगा वो प्रांत होगा और दूसरा घटक जो होगा वो परिसर होगा, सहप्रांत नहीं। क्योंकि रोस्टर रूप में वही चीज़ें लिखा जाता है जो कनेक्टेड होता है। देखिए हम पार्ट वाइज देख रहे हैं, मतलब रोस्टर रूप में वही जोड़ा दिख रहा है ना, रोस्टर रूप में वही जोड़ा दिखता है जो कनेक्टेड होता है ना। मतलब रोस्टर रूप में बिना कनेक्टेड वाला तो गायब हो जाती है। तो अगर आपका प्रश्न रोस्टर रूप में दे देगा तो प्रांत किसको कहोगे, पहला घटक को कहोगे प्रांत और जो दूसरा घटक है उसको बोलोगे परिसर, समझ गया ना। और सहप्रांत बोलोगे प्रश्न जब दिया रहेगा ना बी, तब ये तो जरूर देगा, नहीं समझ रहे हैं ना। अरे प्रश्न जब देगा ना तो ये तो देना ही है उसको, कोई प्रॉब्लम्स। तो ये रहा हम लोग का फंक्शंस के बारे में, कोई दिक्कत। तो फंक्शंस क्या है, नॉर्मली फंक्शन एक समीकरण है जिसमें दो चर होता है, इसके तीन रूप होते हैं, तीरारेख रूप, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, कोई दिक्कत। प्रांत, सहप्रांत और परिसर कैसे निकाला जाता है, कौन कौन होते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। फलन समझ गए ना। और भी थोड़ा सा फलन के बारे में जानते हैं बढ़िया से, और भी थोड़ा सा फलन के बारे में जानते हैं समझ। हम थोड़ा लिखते हैं, कुछ ध्यान से देखेंगे। आपके पास चार सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। मेरे प्रश्न में चार सिस्टम आपको दिख रहा है, दिख रहा है, चार सिस्टम दिख रहा है। जैसे एग्जांपल्स लिए थे ना, तो चार सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। क्या ये सबको रोस्टर रूप में आप लिख सकते हो, मतलब ये तीरारेख रूप में है ना, तो क्या सबको आप रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, रोस्टर रूप में लिखने तो काफी आसान होता है। 1 5 2 6 3 4 4 9 1 4 2 4 3, मतलब जिससे जो कनेक्टेड है उसको लिख सकते हैं, है ना। ये मतलब चार सिस्टम दिख रखा है। इस चारों सिस्टम में से कौन सिस्टम फलन है और कौन सिस्टम फलन नहीं है। चार सिस्टम है ना, इसमें से कौन सा सिस्टम फलन है, कौन सा सिस्टम फलन नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, कौन सा सिस्टम फलन है और कौन सा सिस्टम फलन नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत। कौन सा सिस्टम फंक्शन है और कौन सा सिस्टम फंक्शन नहीं है, ध्यान से रखिएगा। और ध्यान से रखिएगा, इसमें से जो चार सिस्टम है ना, चारों में से जो तीनों रूप में लिखा जा सके, चार सिस्टम है तो चारों को हम रोस्टर और समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। ये जो तीरारेख दिख रहा है, चारों को हम रोस्टर में और समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं ना भाई। लेकिन इसमें से चारों में से जो रोस्टर में भी लिखा जा सकता है, रोस्टर में तो ये चारों लिखा जाएगा, रोस्टर में तो चारों लिखा जाएगा, लेकिन ये चारों में से जो रोस्टर में भी लिखा जाए और समुच्चय निर्माण में भी लिखा जाए, है ना, वही फलन की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज फलन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब चार सिस्टम है ना, इस चारों को रोस्टर रूप में आप लिख सकते हो, लेकिन जब आप ट्राई करोगे चारों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है, इसे एक समीकरण जैसा बना के, इसे एक समीकरण जैसा बना करके, ये समझ रहे हैं ना, समीकरण जैसा बना करके, समीकरण जैसा बनाएंगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा। इसमें x का मान डालने पर y का मान निकलने बाद फिर से यही आ जाना चाहिए। देखो इसमें आप x के जगह पर डालोगे क्या, 1 तो निकलेगा 4, 31 4 में है, डालोगे 2 तो निकलेगा 5, 2 2 का 5 में है, डालोगे 3 तो निकलेगा 3 + 3 6, है ना, 3 का 6 में, 4 डालेंगे तो 7 निकलेगा, 4 7, समझ रहे कि नहीं। मतलब ऐसा सोच करके दिया गया है ताकि जब इसमें x का मान डालेंगे तो वही y निकलेगा जो वहाँ कनेक्टेड है। तो उसी प्रकार तो इसको भी सोच करके आप लिखना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन आप जब यहाँ ट्राई करेंगे तो चारों जो है ना, चारों में से कुछ सिस्टम ये समीकरण के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा, नियम में पालन नहीं करेगा। तो जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। ऐसे इस चीज़ों को कैसे समझते हैं, इसको दूसरी तरीका से आप समझते हैं उदाहरण से, है ना। मतलब चार सिस्टम में से कौन सा सिस्टम फलन है, कौन सा सिस्टम फलन नहीं है। तो ये सिस्टम फलन है, ये सिस्टम फलन नहीं है, ये सिस्टम फलन है और ये सिस्टम फलन नहीं है। आप इस चीज़ों को बढ़िया से समझिए, है ना।
उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, उसको छोड़िए, एग्जाम्पल समझिए। टीवी आपके पास है, आपके पास टीवी है और आपके हाथ में रिमोट है। एग्जाम्पल से समझिएगा, टीवी और रिमोट है। तो टीवी चल रही है जिसमें ढेर सारा फंक्शन है, और रिमोट आपके हाथ में जिसमें एक लिमिटेड बटन है, फिक्स बटन है। टीवी चल रही है जिसमें बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा चीज़ें चलती है उसमें, लेकिन आपके हाथ में रिमोट है जिसमें अनंत बटन नहीं है, इसमें फिक्स बटन है, माना कि 20 बटन है, रिमोट में 20 बटन है। रिमोट दबाते हो टीवी में हरकत होती है, रिमोट दबाए साउंड चेंज हुआ, हरकत हुआ कि नहीं? तो रिमोट जब दबाते हैं टीवी में हरकत होती है, तो किरण जो है वो रिमोट से निकलती है कि टीवी से? रिमोट से निकलते टीवी कैच कर लेता है। मतलब इस सिस्टम को देख करके बताइए, तो रिमोट का काम ए कर रहा है, टीवी का काम बी कर रहा है। इस सिस्टम को देख के ऐसा लग रहा है ना, जो रिमोट का काम ए कर रहा है, टीवी का काम कर रहा है बी, मतलब ए रिमोट है और बी टीवी है, कोई दिक्कत? और रिमोट में 20 बटन है मान लेते हैं, और 20 बटन को बारी बारी से दबाए और टीवी में कुछ ना कुछ हो गया, बारी बारी से दबाए और टीवी में हरकत हुई, दबाए हरकत चेंज हुआ, समझ जाएंगे सबको सही है। लेकिन 20 में से सब बटन काम कर रहा है, एक बटन जो है दबा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, दबा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, दबा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अचानक हमारे मुंह से क्या निकलता है? लगता है इसका फंक्शन खराब हो गया है, निकलता है ना? सब बटन काम कर रहा है, सही है, लेकिन एक बटन दबा रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठोक ठाक किए, अचानक उसके बाद मुंह से निकला, लगता है इसका फंक्शन खराब हो गया, ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं लगता? वही फंक्शन ये फंक्शन है। फंक्शन पढ़े थे ना, उसी फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप फंक्शन वर्ड यूज कर देते हो, मतलब पहले गणित पर कहीं ना उसे बनाया गया हो, तो वही फंक्शन ये फंक्शन है, समझ रहे कि नहीं? लगता है इसका फंक्शन खराब हो गया है, वही फंक्शन है, समझ गए? तो उस हिसाब से अभी जो बोल रहे हैं वो ये नियम पालन कर रहा है। एक दबा रहा है कुछ हो रहा है, 2 दबा रहा है कुछ हो रहा है, 4 दबाने से कुछ होवे नहीं किया, मतलब 4 का तार छूटा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं ना? अरे भाई ये 4 जो है उसका तार छूटी हुई है कि नहीं, कोई दिक्कत? मतलब ये जो है क्या फंक्शन है? फंक्शन खराब ना हो गई हो, क्योंकि तार 4 दबा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 4 दबाने से कुछ हो ही नहीं रहा, देख रहे कोई कनेक्टेड ही नहीं है, कोई दिक्कत? मतलब इसमें रिमोट का एक बटन जो है कनेक्शन खराब है इसका, मतलब पूरी सिस्टम खराब माना जाएगा, इसका फंक्शन नहीं है ये, कोई दिक्कत? दूसरा तरीका ये है, चाहे टीवी ले लो चाहे मोबाइल फ़ोन ले लो, सब एक जैसा चीज़ें है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है क्या, जो एक बटन दबाए हैं और 2 गो काम हो गया, एक बार में 3 गो काम हो गया, कभी हुआ है? हाँ होता है, खासकर फ़ोन में होता है, जब फ़ोन में वायरस हो जाती है, हैंग होने लगता है फ़ोन। देखो तो जब फ़ोन दबाओगे गाना भी बजने लगेगा, फ़ोन भी धर लेगा, कुछ कुछ होने लगेगा, होता है ना भाई? एक बटन दबाने से 4-5 गो काम हो जाएगा। तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी आप कहते हैं लगता है सिस्टम ख़राब हो गई है, फंक्शन ख़राब हो गई है, क्योंकि हैंग हो रहा है ना, शॉर्ट लग रही है अंदर में कहीं पे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? तो फंक्शन होने के लिए 2 शर्त है, फंक्शन होने के लिए 2 शर्त है। पहला शर्त, रिमोट का एक भी बटन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरा शर्त, एक बटन का एक ही साथ में 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। अब परिभाषा गणित के भाषा में बोलते हैं, फंक्शन एक ऐसा संबंध है, इसको संबंध वर्ड यूज करेंगे, बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे संबंध क्या होती है। फंक्शन एक ऐसा संबंध है जिसमें ए का एक भी अवयव छूटा हुआ ना हो, तथा एक अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब ना बने, फुल स्टॉप। वही चीज़ ने बोले जो कहानी समझाएं। ऐसे संबंध को फलन कहते हैं जिसमें ए का एक भी अवयव छूटा हुआ ना हो, तथा एक अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब ना बने। समझ, प्रतिबिंब न बन रहे हो सब तीनों, कोई दिक्कत? तो ये दोनों शर्त पालन होगा तो ही फलन होगा, अदरवाइज वो फलन होगा ही नहीं। ये दोनों शर्त पालन होना चाहिए फलन होने के लिए, अदरवाइज वो फलन होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा संबंध जिसमें ए का एक भी अवयव छूटा हुआ ना हो तथा एक अवयव का एक से ज़्यादा फोटो ना बने। तो इसमें देखिए ये दोनों नियम पालन हो रहा है तो फलन होगा। इसमें देख लो, एक भी अवयव छूटा हुआ नहीं है, आप ए का देखेंगे बी का नहीं देखेंगे। बी तो टीवी है ना, और टीवी में बहुत सारा सिस्टम होता है, उसमें छूट भी सकता है रिमोट से, समझ रहे? देखिए तो ए का देखिए, एक भी अवयव छूटा हुआ नहीं है, और तीर भी सही लग रहा है। इसको देखिए, एक भी अवयव छूटा हुआ है, 2 गो का तीर एगो लग सकता है, लेकिन एक का तीर 2 में नहीं लग सकता। अब थोड़ा इस चीज़ों को समझिएगा। फ़ोन में जैसे मान लेते हैं ये मेरा फ़ोन है छोटा वाला, फ़ोन में ऐसा बनाया जाता है, लोचा नहीं ना फ़ोन है, तो देखते इसमें इसको भी दबाने से साउंड बढ़ जाएगी,
और 2 भी दाबने से और हेक्स भी दाबने, मतलब 2-3 बटन से एक काम हो सकता है और हम इसको ख़राब नहीं कहेंगे, ऐसा बनाया जाता है सिस्टम को। लेकिन अगर एक के बटन टिपने से 2 काम हो जाए तब कहेंगे ख़राब। मतलब 2 बटन से एक काम हो सकता है लेकिन 1 बटन से 2 काम नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना हो। तो यहाँ जो है 2 बटन से ना एक काम हो रहा है, मतलब ये फंक्शन है, ये जो है फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? अवयव तो छूटा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन देख रहे हो 1 बटन से ना 2 काम हो रही है, नहीं हो रहा है। और यहाँ देखो बटन तो ठीक ठाक, काम तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन अवयव छूटा हुआ है, इसलिए ये दोनों फंक्शन की श्रेणी से नहीं है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों को कितना भी ट्राई कर लोगे कभी भी समुच्चय निर्माण में नहीं लिख सकते, लोचा हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इसको कितना भी ट्राई कर लोगे ना समुच्चय निर्माण में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फलन को समझ गए, फलन का ये भी एक परिभाषा है, ये किताब जैसा परिभाषा है, समझ गए। फलन क्या है? तो फलन एक ऐसा संबंध है जिसमें एक का एक भी अवयव छूटा हुआ नहीं होना चाहिए तथा एक अवयव का एक से ज़्यादा प्रतिबिंब ना बने, उसको फलन कहते हैं। फलन को f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, बार बार यहाँ पे सूचित किया गया है। फंक्शन को डिनोट करते हैं f से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो। तो फलन को f से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग को लिखना होगा, अगर समय कम रहा है तो आप लिख सकते हो, एक ही चीज़ बोल रहे हैं ना बार बार, तो आराम से सुन के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ़ोन घर पे चलाना। तो फंक्शन समझ गए ना। अभी हम जब शुरुआत किए थे तो क्या किए थे, हम ऐसा सिस्टम लिए थे जो फलन था, क्योंकि मुझे फलन समझाना था ना। मतलब जब हम शुरुआत किए थे तो हम कैसा सिस्टम लिए थे, हम एक ऐसा सिस्टम लिए बनाया जो ऑलरेडी फलन था, फलन का नियम का पालन करता था, देख रहे हो, फलन का नियम का पालन करता था। तो उससे हम आपको फलन के रूपों को समझा पाएँ। अब थोड़ा सा फलन के बारे में जान लेते हैं, जो कैसा फलन होता है, कैसा फलन नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और जैसे ही ये फलन है तो इसको हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, तिरारेख रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1,4, 2,4, 3,5, 4,6, बस, कोई दिक्कत। तो क्या फलन के बारे में आप समझ रहे हैं? समुच्चय निर्माण में बिल्कुल लिखेंगे, समुच्चय निर्माण में इसको तो बड़े आराम से लिख सकते हो। इसको लिए अपवाद लगाना पड़ेगा ना सच डेट में, अभी बनाइए थोड़ा सा। मतलब सच डेट में जो अगर माना कि ये 2 3 नियम का पालन करता है, ये नियम पालन नहीं करता, इसको अपवाद कर देंगे साइड में। अपवाद के बारे में लेक्चर दे चुके हैं हम बढ़िया से, लेक्चर दिए थे ना भाई, अपवाद क्या होती है, बस इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा खाली कर लोगे क्या? खाली करिए इस चीज़ों को। ये रहा फलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो अभी इस जो थोड़ा देर बात की है इसमें सुनिए, इसमें हम पढ़े थे फलन क्या है, फलन दिखता कैसा है, कितने रूपों में लिखा जा सकता है, फलन कब होता है कब फलन नहीं होता है, इसी फलन के बारे में पढ़े थे, फलन कितने रूपों में लिखा जा सकता है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं फलन के प्रकार, कितने प्रकार के फलन होते हैं। सुनिए, कितने प्रकार के फलन होते हैं ये पढ़ेंगे, कितने प्रकार के फलन होते हैं। और जब फलन का प्रकार पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे जो उनमें से कौन से प्रकार का इन्वर्स संभव होता है, क्योंकि हमको तो इन्वर्स का ना चर्चा करना है। तभी हम लोग पढ़ेंगे अब फलन के प्रकार के बारे में। थोड़ी सी जल्दी खाली कर लीजिए इसको।